हेलो एवरीवन। तो ये हमारे चैनल का दूसरा वीडियो है। आप लोग ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन एक है कि भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन सा सही है। तो बोला जा रहा है कि भारत का संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग को दलों के निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का अधिकार देता है। ये कथन गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा है कि राजनीतिक दलों में जब विभाजन होता है तो जो विवाद उत्पन्न होते हैं उस पर निर्णय उच्च न्यायालय करता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि उस पर निर्णय उच्च न्यायालय नहीं बल्कि भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, सही। उन्होंने मातृवेदी नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, सही। उन्होंने प्रसिद्ध कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा की रचना की थी, ये भी कथन सही है। इसके अलावा उन्होंने गुलामी मिटा दो नामक कविता की भी रचना की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी तीनों। तीसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और बताइए कितने क्षेत्रों में मृत्तिका स्वयं पाए जाते हैं। तो यह मृत्तिका स्वयं पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें शिल्प और राज्य दिया हुआ है। हम लोग को बताना है कि इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो जरदोजी उत्तर प्रदेश में दिया है, तो ये सही है। कामदानी उड़ीसा में दिया है, तो ये उड़ीसा में नहीं लखनऊ में होगा, जो उत्तर प्रदेश में आता है। गोटापट्टी राजस्थान सही है। टिल्ला पश्चिम बंगाल में दिया हुआ है, जो कि गलत है, ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी। पांचवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने सही हैं। तो इसमें संविधान में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों के साथ वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं संसद के द्वारा किया जाता है। तीसरे कथन में है कि आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों की संस्तुति करता है। तो ये कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से सही हैं। तो इसमें ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25 सदस्य देशों का एक समूह है, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। हिरोशिमा एआई प्रोसेस G20 देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। तो ये गलत है, क्योंकि G20 नहीं G7 देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है और G7 देश में भारत सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमको बताना है कि केंद्र प्रायोजित योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इनका विस्तार राज्यों तक किया गया है। तो ये सही है। बीके चतुर्वेदी समिति की अनुशंसा परियोजनाओं के अति व्यापन से बचने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना का पुनर्गठन किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। और विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने के बाद किसी योजना के लिए आवंटित बजट केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा सीधे राज्यों की संचित निधि में भेज दिया जाता है। ये गलत है, क्योंकि संचित निधि में नहीं भेजा जाता है, उस मंत्रालय में भेजा जाता है जिस मंत्रालय का वो योजना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8। मान्यता प्राप्त दलों की संख्या आम निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर बदलती रहती है। बिल्कुल सही है। जैसे अभी टीएमसी और एनसीपी की मान्यता रद्द कर दी गई है। कथन 2 है कि प्रथम आम निर्वाचनों में केवल 3 राष्ट्रीय दलों ने प्रतिभाग किया था। ये गलत है, क्योंकि उस टाइम 14 राष्ट्रीय दलों ने प्रतिभाग किया था। कथन 3 बोल रहा है कि प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में केवल उसके उपयोग के लिए आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि डिफॉल्ट जमानत जांच एजेंसी द्वारा समय पर जांच पूरी करने में विफल रहने के कारण दी जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। और डिफॉल्ट जमानत हमारा अधिकार बन जाता है। मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को 15 दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद 15 दिनों के बाद वो पुलिस हिरासत में नहीं, न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है, लेकिन 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। तीसरे कथन में बोला जा रहा है कि मजिस्ट्रेट किसी आरोपी व्यक्ति को अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार दे सकते हैं। ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या कोई भी ऐसी सजा जिसमें 10 साल से ज्यादा वर्ष के लिए सजा हो, उसमें यह अधिकतम 90 दिन तक हो सकता है, और उन सबके अलावा जो भी अन्य आरोप हो उसके लिए 60 दिन होता है। तो ये कथन गलत हो जाता है। उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहला साम्यवादी मंत्रिमंडल 1957 में केरल में गठित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। 1977 तक कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय दल था। तो ये कथन गलत हो जाता है। कांग्रेस एकमात्र राष्ट्रीय दल नहीं था, अभी तो बहुत सारे राष्ट्रीय दल थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हम लोगों को अधिकरणों के बारे में बताना है और बताना है कौन सा सही है। तो मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं किए गए थे। बिल्कुल सही। इसमें केवल 2 अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित और अनुच्छेद 323B अन्य मामले हेतु अधिकरणों से संबंधित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और 323A जो प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित मामले है उसमें केवल संसद कानून बना सकती है, जबकि 323B में राज्य और संसद दोनों अधिकरण बना सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पास्को अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताया कितने सही हैं। तो यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों से संबंधित है, या गलत है, या 18 वर्ष होगा। दूसरे कथन में बोला जा रहा है कि यह अधिनियम ऐसे अपराधों की सुनवाई में तेजी लाने हेतु विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान करते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरे में बोला जा रहा है कि यह अधिनियम राष्ट्रीय राज्य स्तर पर स्थापित बाल संरक्षण आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी का अधिकार देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। तीसरे क्वेश्चन में एक क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया और हमको बताना है कि वो क्षेत्र कौन सा है। तो इसे आर्टिसक के नाम से भी जाना जाता है और यह दक्षिण काकेशस में स्थित एक भू आबद्ध पर्वतीय क्षेत्र है। 1917 में रूसी साम्राज्य के पतन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ने इस पर अपना दावा किया था और तभी से यह क्षेत्र तनाव का विषय बना हुआ है। इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल से समृद्ध देश अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त, किंतु यहाँ के निवासी मुख्य रूप से आर्मेनियन जाति के लोग हैं। यहाँ उनकी अपनी सरकार है। इस सरकार का पड़ोसी आर्मेनिया की सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध है, किंतु इसे आधिकारिक तौर पर अथवा संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। तो यह किस स्थान के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागोर्नो काराबाख, और आर्मेनिया द्वारा इसे आर्टिसक के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कितने विषयों के संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 320 के तहत अधिकरण स्थापित किए जा सकते हैं? तो औद्योगिक एवं श्रम, भूमि सुधार, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन कराधान, इन चारों पे राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा अधिकरण बनाए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सभी चारों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कितने सही हैं। तो इसे संविधान में संशोधन के माध्यम से स्थायी निकाय के रूप में गठित किया गया था। ये गलत है क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं किया गया था। सरकारी आयोग की सिफारिश पे 1988 में सरकारी आयोग ने सिफारिश किया था, तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। गृह मंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। संविधान में प्रावधान किया गया था कि इसके निर्णय को उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो भारत के संविधान के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। यह कथन गलत है क्योंकि भारत के संविधान में यह उल्लेखित नहीं है। दूसरा कथन है, यदि कोई उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो जाता है और 14 दिनों के भीतर किसी एक सीट से त्यागपत्र देने में विफल रहता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगी। ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। और अगर कोई राज्य विधानमंडल और संसद के सदन का सदस्य हो जाता है तो उसे, अगर वो 14 दिनों के भीतर अपना सीट नहीं त्यागता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द होती है, विधानमंडल की नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकरणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कितने सही हैं। वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत अधिकरणों की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई थी, बिल्कुल सही। आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना भारत में पहले अधिकरण के रूप में की गई थी, ये भी सही है। अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की अर्हता, नियुक्ति और उन्हें हटाने के लिए नियम बनाने की शक्ति संबंधित राज्य सरकार के पास है। ये कथन गलत है क्योंकि ये राज्य सरकार के पास नहीं, केंद्र सरकार के पास होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला सवाल कह रहा है कि सेवोत्तम ढांचे के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो यह सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक मूल्यांकन सुधार ढांचा है, तो ये सही है। इसे 2006 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया था, ये भी सही है। केरल इस मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य था, ये गलत है क्योंकि केरल नहीं, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा इसको लागू करने वाले राज्य थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। हम बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोल रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग किसी दल का पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता, हाँ मान्यता रद्द कर सकता है। कथन 2 बोल रहा है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द नहीं की गई, तो ये कथन गलत है। अभी कुछ दिन पहले टीएमसी और अन्य राजनीतिक दल की मान्यता उनको राष्ट्रीय दल से हटा दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। ऑप्शन क्वेश्चन 20 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में प्रवर्तन निदेशालय ईडी धन शोधन और उल्लंघन के अपराध की जांच में भूमिका निभाता है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। तो इन चारों में ईडी जांच में भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी। अगला सवाल बोल रहा है कि कितने आयोग हैं जो पुलिस सुधारों से संबंधित है। आइए देखते हैं। धर्मवीर आयोग, रिबोरो आयोग, गो समिति, ये तीनों पुलिस सुधार से हैं, जबकि स्ट्रेची आयोग जो है ये अकाल से है, ना कि पुलिस से। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3, स्ट्रेची आयोग इसमें अकाल आयोग है। अगले सवाल में बोल रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताया कितने सही हैं। तो पहला कथन है कि लोक सेवकों को दंडित करने के लिए इस अधिनियम का दायरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तक भी विस्तारित है। तो यहीं पे ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि अनुसूचित जाति या जनजाति के जो सदस्य होते हैं उन तक ये विस्तारित नहीं है, इनके अलावा अन्य सदस्यों पर विस्तारित है। दूसरे कथन में बोल रहा है कि इस अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो ये कथन सही है। तीसरा कथन है कि इस अधिनियम में पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास संबंधित प्रावधान उपबंधित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि भारत में चुनावी बांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो, बताएं कितने सही हैं। तो चुनावी बांड भारत में किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को दिया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। किसी भी पंजीकृत राजनीतिक दल को नहीं दिया जा सकता। अभी तो जो विधानसभा या लोकसभा में 1% मत पाए हों उस चुनाव में, तो उन्हीं को ये दिया जा सकता है। ये प्रामिसरी नोट्स जैसा दिखने वाला एक बैंकिंग लिखा था, ये सही है। ये शून्य कूपन बांड है जिन पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो पहला कथन है कि इसका गठन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये गलत है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरे कथन में है कि इसका उद्देश्य लोक निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, शासन के विभिन्न स्तरों के बीच तालमेल और अभिसरण को बढ़ावा देना और व्यापक समयबद्ध प्रभाव के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मौजूद और समानताओं की समीक्षा करना है, तो ये सही है। कथन 3 में बोल रहा है कि दिशा का अध्ययन जिले से निर्वाचित संसद सदस्य लोकसभा होना चाहिए जिसे नोडल मंत्रालय द्वारा नामित किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि स्टर्लिंग और ईंधन सेल वायु स्वतंत्र प्ररोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो स्टर्लिंग और ईंधन सेल वायु स्वतंत्र प्ररोधन एक सरल प्रणाली है जिसमें डीजल ईंधन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। ईंधन सेल एआईपी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोला जा रहा है कि ओशन गेट द्वारा संचालित टाइटन नामक सबमर्सिबल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो यह विश्व की एकमात्र चालक दल से युक्त समर्सिबल है जो 5 व्यक्तियों को 4000 मीटर तक की गहराई तक ले जा सकती है, तो ये कथन सही है। दूसरे कथन में बोल रहा है कि इसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके निर्देशित किया गया, ये गलत है क्योंकि समुद्र के अंदर जीपीएस काम नहीं करता है, तो ये इसके तहत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि दा विंची ग्लोब परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, बताओ कौन सा सही है।
तो एक ऐसी परिघटना है जो सूर्यास्त के आसपास घटित होती है जब अर्धचंद्र क्षितिज पर होता है, तो ये सही है। इस परिघटना में पूर्ण चंद्रमा की वह रेखा दिखाई नहीं देती, ये गलत हो जाता है, दिखाई देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक। हेमिस मठ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हेमिस मठ लद्दाख में सबसे बड़ा मठ संस्थान, सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, यह कथन सही है। यह हीनयान बौद्ध धर्म संबंधित है, गलत है, महायान से संबंधित है। यह हेमिस महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है जो पद्म संभव के सम्मान में मनाया जाता है, तो यह कथन भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमको बताना है कि कितने कथन है जो प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का हिस्सा है। तो इसमें बोला है कि राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाना, परिचालन कर्तव्यों पर पुलिस अधिकारियों के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना, राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करना, पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करना। तो ये चारों कथन है, ये प्रकाश सिंह और अन्य बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के हिस्से के रूप में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सभी चारों। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि भारत के आम चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। कथन 2 है कि हाँ, आम चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को अपनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। वैश्विक दासता सूचकांक निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वाक फ्री फाउंडेशन द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि केवल राज्य विधानमंडल ही सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, गलत है, क्योंकि संघ भी बना सकता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल को सहकारी समितियों पर कानून बनाने की शक्ति देती है, तो ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 33। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के संदर्भ में कथन दिया हुआ और हमको बताना है कितने सही है। तो यह प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, बिल्कुल सही। इसमें 50% से अधिक शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर देश के अन्य सभी जिलों को शामिल किया गया, तो ये गलत है, 50% नहीं 100% है शहरी आबादी। तीसरा, यदि काम मांगे जाने के 30 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है काम, तो कामगार को दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा, ये भी गलत है, 30 दिन नहीं 15 दिन होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें निर्वाचनों में स्टार प्रचारकों के संदर्भ में कथन दिया है और हमको बताना है कौन सा सही है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के पास किसी दल के स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द करने का अधिकार है, तो ये गलत है। इस पर अभी उच्चतम न्यायालय ने बोला कि भारत निर्वाचन आयोग किसी भी दल का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द नहीं कर सकता है, तो ये कथन गलत हो जाता है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से 5 दिनों के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है, ये भी गलत है। पहले 7 दिनों तक था, लेकिन कोविड के बाद यह 10 दिन हो गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2, क्योंकि हमें इसमें सही बताना है, तो दोनों कथन गलत दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमको वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो यह अधिनियम केवल वन भूमि धारित करने और उस पर रहने का अधिकार प्रदान करता है, भूमि के स्वामित्व का नहीं, तो ये गलत है, क्योंकि ये भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है कि 4 हेक्टेयर तक के भूमि का स्वामित्व प्रदान करता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। कथन 2 में बोल रहा है कि इस अधिनियम के तहत अधिकारों का दावा केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या समुदाय द्वारा ही किया, ये गलत है, केवल अनुसूचित जनजातियों की नहीं, वहाँ जो भी मतलब 75 वर्ष से पूर्व रहने का अपना साक्ष्य दिखाएगा उनके लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। कथन 3 में बोल रहा है कि ग्राम पंचायत को वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु प्राधिकार प्राप्त है, ये भी गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत को नहीं ग्राम सभा को यह अधिकार प्राप्त है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्राम सभा में सभी वयस्क सदस्य होते हैं जो निर्वाचन मतलब मत देने के अधिकारी होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत उन ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा मत देकर कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों को भेजना जो सभा बनता है वो ग्राम पंचायत होता है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत में मताधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं? सशस्त्र बलों के सदस्य सही है, भारत सरकार का अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत व्यक्ति, यह भी सही है, और निवासी भारतीय एनआरआई, ये गलत है। इसकी बात हो रही है कि एनआरआई को भी ये अधिकार दिया जाए, लेकिन ये अभी तक मिला नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कि वैधानिक जमानत का एक अधिकार है, यह तब दी जाती है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके पहले भी हम लोग डिफॉल्ट जमानत की बात कर चुके हैं, ये उसी के बारे में। दूसरे कथन में कि नियमित जमानत हिरासत में रह रहे एक आरोपी व्यक्ति को दी जाती है और यह सामान्यतः जमानतदार या व्यक्तिगत बॉन्ड के आधार पर दी जाती है, तो ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। तो इसे वर्ष 2000 में एम.एन. वेंकट चलैया के अधीन 13वीं लोकसभा के दौरान एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, गलत है, 2000 नहीं 2002 होगा। कथन 2 बोल रहा है कि आयोग ने संविधान में सुधार का सुझाव देते हुए भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना को पुनः परिभाषित एवं पुनर्गठित करने का निर्णय दिया, तो ये गलत है, क्योंकि मूलभूत संरचना को छोड़ के बाकी अन्य चीजों पर सुझाव देना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। और बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा जा रहा है कि राजभाषाओं के संदर्भ में निम्न संशोधनों में से किसके तहत 8वीं अनुसूची में कोई नई भाषा नहीं शामिल की गई है। तो जैसे हम सबको पता है कि 8वीं अनुसूची में अब तक 3 संशोधन हुए हैं, 21, 71 और 92। तो 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया है, 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब इसमें कोई शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि चिरल बोस तरल अवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है।
तो चिरल बोस तरल अवस्था या भौतिक विज्ञानियों द्वारा खोजी गई पदार्थ की एक नई अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी गति को समकालिक भी कर सकते हैं। समकालिक मतलब सिंक्रोनाइज। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पूर्वानुमेय पैटर्न में जम सकते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा सही है। सामाजिक लेखा परीक्षा लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित किसी कार्यक्रम का परीक्षण और मूल्यांकन है तथा इसमें वास्तविक जमीनी हकीकत के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना की जाती है। तो ये सही है। दूसरे में बोल रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा सांविधिक आवश्यकता के रूप में सामाजिक लेखा परीक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला कानून था। तो ये भी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि ई सरकार विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है और भारत में इसमें रैंकिंग 105वां है और ई भागीदारी सूचकांक में भारत का रैंकिंग 61 नंबर पे है। इसमें ई सरकारी विकास सूचकांक पे डेनमार्क पहले स्थान पे है जबकि ई भागीदारी सूचकांक में पहले स्थान पे जापान है। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन से सही है। यह उन्नत आईटी और संरचना द्वारा समर्थित जटिल रूप से जुड़े हुए नेटवर्क पर काम करेगा, यह गलत है। यह जटिल रूप से नहीं काम करेगा, अपितु न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संचालित होगा। इसका उपयोग आपातकालीन घटनाओं के दौरान महत्वपूर्ण लेनदेन में किया जा सकता है, सही है। यह देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के लगभग शून्य डाउन टाइम को सुनिश्चित कर सकता है, यह भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि हाल ही में फिश किल नामक घटना के कारण दक्षिण पूर्व टेक्सास के कई समुद्र तटों पर हजारों मरी हुई मछलियां बाहर आकर दिखी है। निम्न में से कौन इस घटना से संभावित कारण हो सकते हैं। तो घुलित ऑक्सीजन का निम्न स्तर, शांत समुद्र, मेघाच्छित मौसम, ये तीनों स्तर हो सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर, 1, 2, 3। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें बोला जा रहा है कि तंबाकू की खेती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कितने सही हैं। तो इसे उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। यह जल भराव के प्रति संवेदनशील है। क्यूरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक विशिष्ट प्रकार के तंबाकू की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों कथन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब अगले सवाल में पूछ रहा है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो संसद में इसका प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है, ये गलत है। संसद में इसका प्रतिनिधित्व किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह खुद अपना प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे कथन में बोल रहा है सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने के बाद वह किसी भी पद को धारण करने के लिए अहल नहीं रहता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं या नोटा विकल्प का प्रयोग पहली बार 2014 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। 2019 में लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये भी सही है। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के आम चुनाव में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा देश ईस्ट एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ग्रेट लेक्स क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी, रवांडा ये सारे करते हैं। केन्या इसका भाग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3। केन्या की जगह यहाँ युगांडा होना चाहिए था, युगांडा इसमें सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है कि भारत में गर्भ समापन संबंधी कानूनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में किए गए हालिया संशोधन में भ्रूण में गंभीर असमानता की स्थिति में 20 सप्ताह तक गर्भ समाप्त कराए जाने को वैध बना दिया गया। ये गलत है, 20 सप्ताह पहले था, अब इसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया। दूसरे कथन में भारत में वैवाहिक बलात्कार को गर्भ समापन की शर्तों में से एक माना जाता है, तो ये कथन सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में मूल रूप से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया, तो यह कथन बिल्कुल सही। उसकी अर्हता और कार्यकाल संविधान में निर्दिष्ट नहीं किए गए। इस पद को भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया था, यह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ये गलत है क्योंकि यह गृह मंत्रालय के नहीं बल्कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही हैं। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे के 50 क्वेश्चन हम अपनी दूसरी वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहें।